अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके वैल्यू में अच्छा होना चाहिए। ये बड़ा कॉमन सेंस है, लोग जानते हैं। तो जो भी इंसान, क्योंकि एक फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है जहाँ पे एस्टोनिया में आपको ये माना जाता है कि भी ठीक है, मैनेजर वाला पार्ट आपने रखा है उसका नाम, तो उससे पहले ये होना चाहिए कि भी उसके बिजनेस बिल्डिंग के बेसिक्स वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो गोल भी सेट करना चाहिए, क्योंकि कितना ही आप गोल सेट कर लो कि मेरे को इंजीनियरिंग क्वालिफाई करना है, आईटी या मेडिकल का एग्जाम क्वालिफाई करना है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हवाई के लिए हो जाएंगे। अनटिल अनलेस आपको बेसिक्स का है, तो बेसिक्स के अंदर बार बार बताया जाता है कि जो 4 बेसिक्स हैं, जो कार्डिनल रूल्स हैं, आपकी वॉक एंड टॉक कैसी होनी चाहिए, आपका डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, इस पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि अगर आप वो कोर वाला काम करते हैं जो लोगों को सफल बनाता है दुनिया में, तो उसके बाद आप अपने आप उस स्ट्रक्चर तक पहुंच जाएंगे जिसको आप मैनेजर बोलते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लोग मैनेजर पे फोकस करते हैं, मतलब वॉल्यूम पे फोकस करते हैं। तो वॉल्यूम पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है, बट वॉल्यूम कौन क्रिएट करेगा? वो इंडिविजुअल जिसको 6 7 8 महीने में या 3 महीने में जो भी वो वॉल्यूम क्वालिफाई करना है। तो बेसिकली उसका सीड जो है वो कोर है, जो 4 बेसिक्स हैं, कार्डिनल्स हैं, एथिक्स हैं, डिसिप्लिन है, ये वाली चीजें करेंगे तो ये हो जाना चाहिए। ओवर टू यू फैज। थैंक यू सो मच सर। जैसे ही कि राव सर ने अपने वैल्यूबल थॉट्स को शेयर किया, सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि गोल्ड सेलिंग हम कह सकते हैं फाउंडेशन है प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग का। जब हमारे पास एक क्लियर गोल होता है, तब हमारी डेली एक्टिविटीज जो हम करते हैं उस पर फोकस होता है, और हमें पता है कि हम किस डायरेक्शन पे काम करते हैं। बहुत बार लोग तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन क्लियर गोल ना होने की वजह से उनकी कंसिस्टेंसी और उनकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। इसीलिए हर आईबीएस जो है ना, वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की तरफ जाता है। सो थैंक यू सो मच रावत सर फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन। और आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल जो है मेरे पास आया हुआ है। तो ये जो सवाल है, मैं सोनू मैम से आपसे पूछना चाहूँगा कि एक बिगिनर जो होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, तो उसका जो विजन है वो क्या होना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि जो बिजनेस का शुरुआती दौर होता है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस, रिजेक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद वो अपने गोल पे किस तरह से फोकस कर सकता है। बहुत प्यारा सवाल है सर। इसके जवाब में एक उदाहरण बड़ा अच्छा है कि आप जस्ट लाइक जब आप मैंगो ट्री उगाते हैं या आम का पेड़ उगाते हैं, तो पहले कुछ साल आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते कि वो जो पेड़ आप उगाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको फल देगा। पहले कुछ साल आपको सिर्फ उस पेड़ की सेवा करनी, कुछ सालों बाद वो पेड़ आपको और आपकी पीढ़ियों को भी फल देता है। अब होता क्या है, इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम आते ही वॉल्यूम क्रिएट करने की दौड़ में चल जाते हैं, जबकि हमें वैल्यू बिल्ड करने की तरफ जाना, वॉल्यूम क्रिएट की तरफ नहीं जाना है। यानी मुझे मुझे ऐसा लगता है सर, पहले 90 डेज जो एक प्रोफेशनल आईबीए है ना, वो अपनी, मैं कैसे नॉलेज बिल्ड करूं, मैं कितना अपने आसपास के इन्वायरमेंट को एब्जॉर्ब, एक ऑब्जर्वर की तरह ना उसको महसूस करूं, किस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, कैसा इन्वायरमेंट है, प्रोडक्ट कैसे बताए जा रहे हैं, उसके नोट्स बनाना, प्लान कैसे बताया जा रहा है, उसके नोट्स बनाना, और सारी मीटिंग का हिस्सा बनना। यानी पहले 90 दिन ओनली एंड ओनली वैल्यू बिल्डिंग होनी चाहिए, वॉल्यूम बिल्डिंग नहीं होना चाहिए। और ये 90 डेज हमने अगर कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोस्पेक्ट है हमारा, जो एक बिगिनर प्रोस्पेक्ट है, वो एक ऐसा आईबीए बन जाएगा जो आपको सालों साल वॉल्यूम बिल्ड करके दे सकता है। बस पहले 90 दिन हम उसको ख्याल रखें कि उसकी नॉलेज बिल्डिंग में हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। ये सवाल मैं दिनेश जी की तरफ जाना चाहूँगा कि जैसे ही क्योंकि शुरुआत कहते हैं कि किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वो सबसे ज़्यादा कठिन होती है। इस शुरुआती दौर में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो है हमारे साथ ज्वाइन तो होते हैं, लेकिन उन्हें आगे का नहीं पता होता है कि किस तरह से क्या मैं करूं कि जिससे मैं किसी प्रोफेशनल एंटिटी में जाऊं।
मैं अपने बिजनेस को डेवलप करूं। तो एज पर यू, एक बिगिनर जो इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट है, उसका विजन जो है ना वो क्या होना चाहिए, वो क्या ऐसी स्टेप्स फॉलो करे जिससे वो अपने आप को मजबूत करे? सर मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितना अभी इस इंडस्ट्री को सर्व किया है, कंट्रीब्यूट किया है और सीखा है, स्टिल मैं सीख रहा हूँ। मुझे लगता है कि विजन एक ऐसी चीज है जो आपको ड्राइव करता है, आपकी लाइफ को पर्पसफुल उस प्रोफेशन को परफॉर्म करने का आपको एक इनर फ्यूल भी आपको देता है। जस्ट लाइक हम जब कहीं पे निकलते हैं तो हमारा ऑलरेडी एक हम जीपीएस मैप लगा के निकलते हैं। आज के समय पे हर एक इंसान जीपीएस को यूज करता है। सो विजन इज जस्ट लाइक अ जीपीएस। अगर हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी का नहीं मालूम होगा कि हमें जाना कहाँ है, तो फिर शायद ऐसा होगा कि काम करते करते डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी आती है, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब भी करती है, चैलेंजिंग भी होती हैं। तो ड्यूरिंग द जर्नी, जैसा दीपक रावत सर ने कहा कि वी आर वर्किंग इन अ वेरी अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट, तो वहां पे ट्रू। विजन को बनाना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने विजन लिया था एट द एज ऑफ 19 और 20, जब मैंने इस जर्नी को एज अ प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर के रूप में कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया था। तो मैंने अपना विजन बनाया था कि आने वाले 20 साल के बाद, आने वाले 40 साल के बाद में, जब इस इंडस्ट्री के अंदर में सक्सेसफुल लोगों की गिनती होगी तो वहां पे दिनेश करदम का एक नाम आना चाहिए। ये मेरा विजन था उस समय पे। कब था? जब मेरी इनकम इस बिजनेस से शायद 500,000 रुपए भी नहीं रही होगी। तो विजन आपको वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचने का देता है, जहाँ पे कई बार हमारी जो लाइफ की सिचुएशंस होती हैं वो हमें ब्रेक डाउन करती हैं, तो वहां से ब्रेक थ्रूज मिलते हैं, बहुत सारी चीजें। इट्स अ पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ द जर्नी। बट मुझे लगता है कि विजन एक ऐसा चीज है जो कि इंसान को लॉन्ग टर्म तक कैरी ऑन करता है। अब किसी का इमोशनल हो सकता है, किसी का फिजिकल मटेरियलिस्टिक हो सकता है, किसी की खुद की जर्नी हो सकती है। एवरीबॉडी नॉट हियर फॉर मनी ओनली, बट आपकी खुद की एक्सप्लोरेशन भी हो सकती है। मैं अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मुझे लोग इस तरीके से जाने, मैं इतना कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मेरी वजह से इतने लोगों के घर में सक्सेस जाए, मैं एक रीजन बनूं लोगों की स्माइल का, हैप्पीनेस का। इस तरीके के प्रोडक्ट में मैं काम कर रहा हूँ कि लोग मुझे जैसे कहते हैं ना, गुड ब्लेसिंग्स ही दें। तो कुछ भी हो सकता है, विजन आपका पर्सनल होता है। एंड मैंने तो एक बात सीखी थी स्टार्टिंग में कि समटाइम्स यू फाइंड योर विजन एंड समटाइम्स योर विजन फाइंड्स यू। तो जस्ट बी यू। ट्रू। जर्नी। अगर आपको नहीं पता है कि आपका विजन क्या है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, जस्ट बी इन योर जर्नी। योर पर्पस, योर विजन विल फाइंड यू। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, कहीं गलत यू टर्न ले लिया जीपीएस मैप ने, तो बताता है कि यार नहीं, आगे से और भी रास्ता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से गलत चले गए, कोई बात नहीं, आपने टर्न गलत ले लिया है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट लेके वापस आपको आपके मेन हाईवे पे ये वापस से कनेक्ट कर देता है। सो दैट्स व्हाई विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा मैंने कहा, वो इमोशनल भी हो सकता है, मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, रिलेटेड टू माय फैमिली ग्रोथ भी हो सकता है, रिलेटेड टू माय पर्सनल ग्रोथ भी हो सकता है, रिलेटेड टू माय बैंक बैलेंस ग्रोथ भी हो सकता है। इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन। राइटली सर। जैसे दिनेश जी ने अभी कहा और सोनू मैम ने भी कहा कि विजन वो चीज़ है जो हम, जब हम चैलेंज के दौरान आगे बढ़ते हैं तो हमें वो स्ट्रेंथ देता है। हम ये कह सकते हैं, जब एक बिगनर इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट जब पहले सिस्टम में आता है तो कहीं ना कहीं उसका जो है फोकस क्या होता है कि ये थोड़ा इनकम या प्रोडक्ट पे होता है, क्योंकि वो टेम्पररी एंथुसिज्म होता है। लेकिन जब हम उसकी विजन, उसकी लीडरशिप और उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस लर्निंग से एक हम कह सकते हैं एक चैलेंज से लर्निंग अपॉर्चुनिटी की रेफ में उसे देखता है। विजन हमारे लिए हम कह सकते हैं एक डायरेक्शन देती है, और डायरेक्शन बिना डिस्ट्रक्शन तक पहुंचने का एक मुश्किल हो जाती है, ये हम सबको पता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सोनू मैम एंड दिनेश जी, आपने इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। और हम आगे बढ़ते हैं अपने एक और सवाल से, और ये मैं रावत जी से पूछना चाहूँगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक विषय है कि डायरेक्ट सेलिंग में हमने हमेशा, जब हम प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो तीन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, जैसे फाउंडेशन की बात, ग्रोथ की बात करते हैं। तो ये जो तीन स्टेजेस हैं, इन आपके अनुभव के ऊपर कि आपने जो जो ऐसा कौन से ऐसे स्किल्स हमें इस दौरान यूज करने चाहिए, क्या ऐसा हमारा फोकस होना चाहिए ताकि हम एक इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट से एक लीडर की तरफ लीडर बन सकते हैं? एज पर टू यू सर। थैंक यू भाई जी। सोनम जी ने भी बताया ना कि 90 दिन का टाइम लगता है, तो 3 स्टेप है। पहले
और हम अभी बोलते भी हैं कि ये इसको प्रोफेशनली लेना चाहिए। तो आज देखिए लोगों ने इसको अलग बना लिया है। अदरवाइज अगर आप देखें तो मैं तो कई बार बोलता हूँ कि अगर आप किन्हीं भी पैरामीटर पे कंपेयर करें तो किसी भी प्रोफेशन से बेटर ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग। बट एनीवे उसके बारे में आज डिटेल में बात नहीं करते। बट मैं फिर एग्जांपल ले रहा हूँ। पहला चीज, अगर किसी बच्चे ने 9, 10, 11, 12 आज की डेट में, जैसे हमारे टाइम पे था तो 12th में समझ में आता था भाई IIT और रुड़की के एग्जाम देने, बट आज की डेट में 9th में बच्चे को समझ में आना आ जाता है कि डॉक्टर बनना है। तो या तो उसके पेरेंट्स या उसके टीचर या उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको एजुकेट करता है बी वेरी स्ट्रांग इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब सवाल उठता है कि ये लंबे समय तक बेसिक्स पे काम करता है। 3 स्टेप आपने बताया। दूसरा, जब वो एलिजिबल हो जाता है टू प्रोफेशन में आने के लिए, तो उसके बाद उसका एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसने एलिजिबिलिटी अचीव कर ली, मतलब जिसको क्वालिफिकेशन बोलते हैं, उसके बाद जो जो मैसिव एक्शन करता है, तब वो तीसरा पड़ाव पे जाता है, ही और सी अचीव समथिंग। वो उसको सैलरी बोल सकते हैं, उसको उसका प्रमोशन बोल सकते हैं, उसका सोशल रिस्पेक्ट बोल सकते हैं। तो ऐसा डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, और जगह भी 3 ही स्टेप का फॉर्मूला है। और जगह इसका एडवांटेज कितना है ये भी समझने की जरूरत है। एंड पीपल फेल टू अंडरस्टैंड ये बहुत एडवांटेज है इसका। कई बार ऐसा हो सकता है पेरेंट्स के सिचुएशन की वजह से या जो एनवायरनमेंट के सिचुएशन को, कि कोई बहुत अच्छा पढ़ नहीं पाया है और उसको 28 साल में समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरत है। अब उसको समझ में आता है तो क्या करेगा? कांट गो बैक। यस। ठीक। ये तो यहाँ पे तो सबसे अच्छी बात है, वो हिंदी में कहा जाता है जब जागे तब सवेरा। तो पहले वाला जो फेज है दैट इज प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर सक्सेस, जिसको हम कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि भाई हम किसी चीज की स्टडी करते हैं, तो उसके लिए इसमें लंबा समय नहीं लगता, और जगह 3, 4, 5 साल लगता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से, जैसे सोनम जी ने बताया, 90 डेज इज सफिशिएंट। बहुत ज्यादा लगता है कि प्रोडक्ट की नॉलेज हो, बिजनेस प्लान की अंडरस्टैंडिंग हो, हाउ टू डील विद पीपल ये अंडरस्टैंडिंग हो, डिसिप्लिन का क्या मतलब है, कोर कार्डिनल का ये समझने में मेरे ख्याल से 90 दिन के, वो उसको कोई कोशिश करे तो 15, 20 दिन में हो सकता है। तो पहला फेज उसका 15, 20 दिन में हो सकता है। सेकंड फेज उसका ये है कि नाउ ही इज रेडी फॉर एक्शन। अब एक और चीज है, बड़ा अजीब सा लगता है डायरेक्ट सेलिंग में, कई बार आपने देखा होगा, और देखा क्या होता भी है। अगर एक बच्चे ने MBBS MD किया, नाउ ही बिकम ए फिजिशियन, तो किसी प्रोफेशन ने उसको पढ़ाया पढ़ाई के टाइम पे, बट MD करने के बाद नाउ वो ये मान के चलता है, नाउ इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। अब ऐसे थोड़ी है कि कभी उसको प्रैक्टिस में या जॉब में वो अपने प्रोफेसर को फोन करता हुआ मेडिकल कॉलेज में कि सर ये तो मैं फंस गया, इसको कैसे समझाना है। नो, नेवर। तो इतना सिंपल सा काम था वहां पे। वो सक्सेसफुल कब होता है? व्हेन ही और सी टेक्स अ डिसीजन, इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। और उसके बाद फिर वो जब एक्शन करता है तो एक समय के बाद उसको पैसा भी मिलता है, उसकी रिकॉग्निशन भी होती है, उसका प्रमोशन भी होता है, उसको नाम भी होता है। तो ये तीनों चीजों को अगर कंपेयर करें डायरेक्ट सेलिंग में, तो पहला चीज एडवांटेज है, एज इज नो बैरियर, फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन इज नो बैरियर, आप कभी भी शुरू कर सकते हो। दूसरा, जो पहला फेज है जिसमें बहुत लंबा समय लगता है कन्वेंशनल प्रोफेशनल्स में, उसमें समय कम लगता है, पैसे भी कम लगते हैं। एंड दूसरा वाला जो पार्ट है, जहाँ पे आपको साइजेबल सक्सेस बोलना चाहिए, मैं साइजेबल सक्सेस को केवल पैसे से नहीं बोलता, उसका एक पैरामीटर ऑब्वियसली पैसा भी है। तो आज भी कहा जाता है कि भाई 1.5-2 लाख रुपए तो सोसाइटी में बहुत अच्छा है। आप कंपेयर करें क्या हमारे यहाँ सैलरीज है इनिशियली, तो उसके हिसाब से अगर वो अपने आप को तैयार कर लेता है, गो फॉर द मैसिव एक्शन, तो इनिशियली जैसे हम बोलते हैं कि मैनेजर वाले पार्ट में भी 40-50 हजार के बीच में तो आता ही। तो अगर ऐसा वो कर सकता है तो कंपैरेटिवली एनालिसिस करिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कंपैरिजन किसी से भी नहीं है। हमेशा इसका प्लस पॉइंट रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने कभी बार देखा होगा
कि खासकर उत्तराखंड में, वैसे तो गुजरात या महाराष्ट्र को छोड़ दें सभी ज्यादा स्टेट में होता है, लोग सरकारी नौकरी बड़ा पसंद करते हैं। उनसे पूछो क्यों, कहते हैं ना बाद में रिटायर होने के बाद पेंशन मिलेगी। तो वो 30 साल का विजन लेके बैठा है कि 30 साल के बाद रिटायर होने के बाद पेंशन मिलेगी। तो यहाँ तो आप 4-5 साल मेहनत कर लोगे तो यू विल नेवर रिटायर। ओवर टू फैज जी। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल थ्री स्टेज ब्यूटीफुली। सर ने बहुत क्लियरली बताया कि हर एक स्टेज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। हम स्टार्टिंग स्टेज की अगर बात करें, जैसे फाउंडेशन स्टेज में हम लर्निंग और हैबिट को डेवलप करना होता है। उसके बाद ग्रोथ स्टेज आता है जिसमें हम डुप्लीकेशन, टीम बिल्डिंग, और तीसरा जो है वो हम लीडरशिप को क्रिएट किया जाता है। कोई भी हम कह सकते हैं कि हम जो फाउंडेशन स्टेट है, जैसे सर ने पहले कहा कि वो हम स्किप नहीं करना चाहते, जो सिस्टम है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। और हमेशा से याद रखिएगा कि जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो बिना सस्टेबल ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है। आज हमने ये समझने को मिला कि जो तीनों स्टेज है, अगर उनको सिस्टमेटिकली प्रोग्रेस चाहिए तो वो एक रास्ता है, एक प्रोफेशनल सक्सेस का रास्ता जिसे हम कह सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक और क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। दिनेश जी, आपसे एक पूछना चाहूंगा कि आपके अनुभव के अनुसार एक ऑर्डिनरी जो एसोसिएट होता है और एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर, उसमें क्या अंतर होता है? और एक आईबीए को प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनने के लिए कौन सी ऐसे हैबिट्स, स्किल्स और माइंडसेट डेवलप करना चाहिए? सर, जैसे किसी इंसान की जर्नी स्टार्ट होती है, और जैसे सोनम मैम ने कहा 90 डेज के अंदर में, तो उसे 90 डेज के अंदर में मुझे लगता है कि कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो अपने अंदर में पर्सनालिटी का पार्ट बना लेनी चाहिए। जैसे हर एक प्रोफेशन की एक पर्सनालिटी होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो देख के लग जाता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सीए है तो वो भी लग जाता है कि हाँ ये सॉरी इंजीनियर है, या एडवोकेट है, या कोई भी प्रोफेशन। तो जो 3-4 एट्रीब्यूट्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर के, सबसे पहले तो वो माइंडसेट से एकदम स्ट्रांग और पॉजिटिव होना चाहिए, दैट दैट ही इज हियर टू बिल्ड समथिंग वेरी यूनिक एंड समथिंग वेरी बिग, जो बाकी प्रोफेशन के अंदर में वो एज नहीं है, जो बाकी प्रोफेशन उतना एडवांटेज या फ्रीडम नहीं देते हैं वो काम करने का। तो वो एक माइंडसेट होना चाहिए कि आई एम हियर टू बिल्ड अ लेगेसी, आई एम हियर टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड लीडरशिप, कि मुझे आने वाला 10 साल, 20 साल और 30 साल के लिए अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर में बना के रखना है। तो मुझे शुरुआत के जो 90 डेज या 3 मंथ्स या 1 ईयर या 3 ईयर्स भी उसमें लगेंगे, तो उसके लिए अपने आप को माइंडसेट से स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव करना चाहिए। दूसरा, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप लोगों के पास लेकर के जा रहे हो, एज अ हार्बर न्यूट्रिशनिक्स आप कुछ लेकर के जा रहे हो, तो आपके पास उसकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। अगर आप जाके आप पूरे माइंडसेट के साथ में, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में, अगर आप वो क्लैरिटी के साथ में डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे कि व्हाट यू आर हियर फॉर और आप क्या डिलीवर करने के लिए आए हो, तो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। और जब आपकी टीम बन रही होगी, मैंने तो देखा है इस चीज को लोगों के साथ में, कि स्टार्टिंग के अंदर में सीखते नहीं है कि अभी सीखने की क्या जरूरत है, जब पैसा आएगा तो सीख लेंगे। बाद में टीम इतनी बड़ी बन जाती है, लकीली विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड टीम बड़ी बन जाती है, उसके बाद में टीम को मेंटेन नहीं कर पाते। तो उसके बाद में लोग फिर लगता है कि यार ये कैसा प्लान है, या हमें कहाँ ज्वाइन करा दिया, या ऐसा वैसा। मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग के दिनों में कोई भी व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री के अंदर में एज अ पार्ट टाइम, एज अ फुल टाइम ज्वाइन करता है, वो इतना बिजी नहीं होता, उतने ज्यादा सारे मीटिंग्स नहीं होते उसके शुरुआत के अंदर में, जहाँ पे दिन में 5-6-10 प्लान्स वो कर रहा है। दिन के होते हैं 2-3-4 प्लान्स होते हैं। तो उस समय को अपनी लर्निंग के अंदर ज्यादा उसको लगाना चाहिए। सो उसको लर्नेबल होना चाहिए कि वो सीखता रहे, कुछ नई बुक्स पढ़ ले, कुछ नए ऑडियो सुन ले, कुछ नए वीडियो सुन ले। आज के समय पे टेक से भी जमाना है, तो ऑडियो बुक्स मिलते हैं, वीडियोस, पॉडकास्टिंग। हमारे जो ये इवन एकेडमी के जितने भी रिकॉर्डेड सेशन है, इसके भी सेशन हमारे पास में रिकॉर्डिंग होती है, तो अपने मेंटोर से लेकर के उनको भी रिपीट मोड पे देख सकते हैं। जैसा पैनल डिस्कशन हमारा लास्ट सैटरडे क्या हुआ था, उसके सैटरडे पहले क्या हुआ था, तो आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उससे आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग होना शुरू हो जाएगी। एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक लीडर होना चाहिए। लीडर जो बढ़ के एक कदम उठाए सीखने के लिए, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। सीखते रहना होगा, बी लर्नेबल, बी टीचेबल ऑलवेज। और आपके अंदर में एक हंगर होनी चाहिए, आपके अंदर एक पैशन, डेडिकेशन होना चाहिए कुछ बिल्ड करने का।
और एक प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। कोई चीज नहीं होती है, कोई चीज नहीं आ रही है ऊपर से, कोई चीज ऐसा लग रहा है कि मेरे मेंटोर से नहीं मिल पा रही है, तो यू शुड बी प्रोएक्टिव कि मैं जाके उसको सीख लेता हूँ। अब किसी ने ज्वाइन किया, उसको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं मिल पा रही है, तो कोई बात नहीं, आपकी जो प्रोडक्ट कैटलॉग है उसमें प्रोडक्ट की फोटो खींच के, इंग्रेडिएंट की फोटो खींच के चैट जीपीटी पे डाल दीजिए, वो सिखा देगा आपको कि क्या नॉलेज है, क्या लेना है, इसमें से क्या बताना है। तो सीखने वाले के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कुछ बेसिक बेसिक 2 3 4 थिंग्स हैं जो कि हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए। बाकी और भी है, बहुत लंबी लिस्ट है, बट एट्रीब्यूट्स हैं। जितना आप इस जर्नी को ट्रैवल करते जाएंगे, जितना आपको टाइम होता जाएगा, उतनी चीजें ऐड ऑन होती जाएगी। तो हम तो आज भी सीख रहे हैं, आज भी नई चीजें अंदर जाती है, आज भी किसी जगह पे ट्रैवल में होते हैं तो वहां पे भी कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज पीपल, कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप करना है तरह तरह के लोगों के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रिस्पॉन्स, ये बहुत सारी चीजें। आज मेरे को लगता है कि मैं अगर 10 साल पहले वाले दिनेश को जाकर के मिलूंगा, तो दैट इज वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। एंड राइट नाउ वाले दिनेश जिसको आप सुन रहे हैं, दिस इज अ होल न्यू पर्सनैलिटी जो 10 सालों के अंदर में मैं बन पाया हूँ। इट जस्ट बिकॉज दिस प्रोफेशन ओनली। और ये किसी प्रोफेशन के अंदर में इतना एज नहीं मिलता, इतना वर्सटाइल बनने का। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू प्रयास। थैंक यू सो मच दनीश सर फॉर दिस प्रैक्टिकल गाइडेंस। और सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि प्रोफेशनल डायरेक्टर और एक ऑर्डिनरी एसोसिएशन के बीच में एक बड़ी डिफरेंस होती है, वो उनकी थिंकिंग और वर्किंग स्टाइल में होती है। लोग प्रोफेशनल लोग जो हम बात करें तो वो रिजल्ट से पहले प्रोसेस पे फोकस करते हैं। वो लर्निंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फॉलो अप करते हैं और उसके साथ एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। वही हैबिट उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाती है। आज की सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि ये प्रोफेशनल कोई डिजिग्नेशन नहीं है, बल्कि एक एटीट्यूड है जो हर दिन हमारे एक्शंस को नजर आना चाहिए। थैंक यू सो मच दिनेश जी फॉर दिस वैल्यूबल इंसाइट। सो चलिए आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अभी हमने बात की तो एक गो मैनेजर की बात करें, जो हमारा आज टॉपिक है, आज मैनेजर की तरफ चले जाते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स में किसी ने लिखा था, मैं सुनो मैम आपसे ये पूछना चाहूंगा। आ, हम सब मानते हैं कि जो ये मैनेजर रैंक है, हम एक टर्निंग पॉइंट हम मान सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं। आपके अनुभव के अनुसार मैनेजर बनने के बाद एक इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट को कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं? वो ट्यूब। तो पहले तो ना मैं आपके सवाल में एक और आंसर ऐड करना चाहूंगी कि पहले तो मैनेजर बनने के फायदे क्या क्या मिलने वाले हैं। यस ऑफ कोर्स, मैनेजर यस। बनने का क्या करना है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट कहते हैं ना कि वाई क्लियर होना, तो फिर हाउ एंड व्हाट क्लियर हो ही जाता है। तो मैनेजर बनने का पहला फायदा ये है, जस्ट एन एग्जांपल, कि आप गली में क्रिकेट खेल रहे थे और अब आप इंटरनेशनल टीम के प्लेयर बन गए। जस्ट इतना ह्यूज डिफरेंस आ सकता है एक सिंपल आईबीए से, जब आपकी जर्नी एक मैनेजर आईबीए तक पहुंचती। एंड बीइंग अ मैनेजर, आपके पास एक बहुत बड़ा मौका होता है। मेरे को बोलते हुए बड़ी खुशी होती है, अडीबा, ये इतना प्यारा वर्ड कंपनी ने दिया है, राइट? एस्टोनिया वन इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, डायरेक्ट इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट बनने का आपको मौका मिलता है। और कंपनी के डायरेक्ट विजन से, कंपनी के डायरेक्ट मिशन से, कंपनी से डायरेक्ट कम्युनिकेट होने का मौका मिलता है। पहली बार आपको नेशनल प्लेटफॉर्म पर 600 700 800, आने वाले समय में हजारों लोग होंगे। हमारा रिकॉग्निशन इवेंट होता है एवरी मंथ, मंथ के पहले वीक में। वहां आप अपनी वो 4 मिनट 5 मिनट की जब अपनी सक्सेस जर्नी को लोगों के साथ बताते हो, वो क्या पल होता है, वो क्या मोमेंट होता है, वो जिस व्यक्ति ने मैनेजर अचीव किया होता है और जो बोल रहा होता है ना, वो उसको पता होता है। कंपनी के बड़े सारे स्पॉन्सर प्रोग्राम होते हैं जहां पर आप कंपनी के एज अ विंग्स लीडर आप उसे लीड करते हो। कंपनी लेवल पर आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, अच्छी खासी एक इनकम आने लगती है मैनेजर रैंक पे। मतलब जैसे बाजार का एक ट्रेडिशनल के अंदर, एक कॉर्पोरेट जॉब के अंदर मैनेजर जो अर्निंग कर रहा होता है, वैसे ही हैंडसम सा अमाउंट आपके घर में आ रहा होता है। आपको बड़ा पॉजिटिव Recording in progress. प्रोफेशनली आपको बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा होता है, फाइनेंशियली आपको बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा होता है, आपको एज अ रिकॉग्निशन बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा होता है। अब सवाल उठता है, फिर मैनेजर बनने के लिए करे क्या? मेरे दिमाग में, मेरे जहन में हमेशा, बिकॉज मैंने एक बहुत ही वेल रेपुटेटेड कंपनी से एक
कल्चर को फॉलो करते हुए, आज भी मैं उस कल्चर को फॉलो कर रही हूँ। तो कोई मुझे बोलता है सोनम जी इस इंडस्ट्री में हम बिगिनर हैं और अब हम टॉप पर जाना चाहते हैं, मैं सिर्फ मैनेजर नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी इससे बियॉन्ड भी आपको जाना होगा ना। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 4-9-3। आप इस रूल को अपना लीजिए, 4 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप, 3 कार्डिनल्स। आप जब भी काम करो ये 4-9-3 को ध्यान रखते हुए काम करो। क्या आप रोज 4 बेसिक करते हो? जब व्यास सर ने शुरू किया था इस सेशन को तो उन्होंने गोल सेटिंग की बात की थी। मैं कहती हूँ गोल सेटिंग में तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रोज 4 बेसिक करते हो। बहुत सिंपल गोल सेटिंग है। मुझे बड़ा अच्छा लगा रावत सर ने बोला कि जब आप कॉर्पोरेट कल्चर में होते हैं तो कोई और आपकी गोल सेटिंग करा रहा होता है और आप अटपटे मन से बिना मन के करते हो, आपको वो गोल पूरे करने पड़ेंगे। आपके पीछे डंडा है, पूरा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आपकी जॉब जा सकती है, कहाँ भी आप काम कर रहे होंगे। बट इन डिजिटल इंडस्ट्री पहली बार ऐसा ऑप्शन मिलता है कि हम अपना गोल खुद सेट करें। और गोल में जैसा हमारे दिनेश सर भी बता रहे थे अभी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, जीपीएस सेट करना होता है, ए से बी जाना है। ए से बी हमने एक गोल सेट किया, वो है रिजल्ट बेस्ड गोल। लेकिन अगर मैं उसमें एक्शन बेस्ड गोल नहीं करूंगी ना, यानी एक्शन नहीं लगाऊंगी, मैं गाड़ी चलाऊंगी नहीं, मैंने मैप तो लगा लिया जीपीएस, अब मैं चलाऊंगी नहीं गाड़ी, तो मैं कभी नहीं पहुंचूंगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 4 बेसिक, मुझे सर ऐसा लगता है दिस इज एक्शन बेस्ड गोल। एंड मैनेजर जाने के लिए इसे करना ही पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा, बिना मन के भी करना पड़ेगा। आज मन नहीं है तब भी करना पड़ेगा। और कुछ दिन की बात है, और आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि आप नहीं करोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, आपको समथिंग मिसिंग होगा। जस्ट लाइक दैट, पहले कुछ दिन जिम जाने की आदत बनानी पड़ती है, उसके बाद जिम ना जाओ ना तो शरीर बोलता है यार तूने आज कुछ किया क्यों नहीं, जिम बुलाता है हमें। सेम लाइक दैट इस बिजनेस के अंदर सर आज तो हमें ऐसा वो हो गया कि अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल ना करें, आप कस्टमर को कॉल ना करें, सिंपल सिंपल एक्टिविटी बता रही हूँ, 4 बेसिक में आता है क्या है, आपको कुछ अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करना होता है, कस्टमर्स को कॉल करना होता है, कुछ प्लान अपने आपके शोधी प्लान करने होते हैं, शोधी प्रोडक्ट करना होता है। उस प्रोसेस में कुछ लोगों का फॉलोअप आपका पेंडिंग रहेगा, यानी कुछ लोग बोलेंगे 2 दिन बाद बात करते हैं, 4 दिन बाद बताएंगे आपको, एक काम करते हैं सर 1 हफ्ते बाद दोबारा बैठते हैं। तो फॉलोअप का ध्यान रखना है और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। ये सारे प्रोसेस को लगातार करना कंटिन्यू एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर शो कर देता है। तो दिस इज द रनिंग एक्टिविटी जो आपको करनी ही है और फिर मैनेजर बनने के जो मैंने लाभ बताए थे वो सारे आप अचीव करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनम मैम फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूबल इंसाइट्स। और जैसे कि मैम ने कहा कि जब हम मैनेजर जो रैंक है, एक रैंक नहीं है बल्कि एक हम कह सकते हैं कि एक लीडरशिप की ऑफिशियल शुरुआत है। मैनेजर बनने के बाद एक इंडिपेंडेंट बिजनेस को एक रिकग्नाइजेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का एक मौका मिलता है। इस रैंक के साथ मैम ने कुछ अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती है, जैसे अडीबा की बात की वो हो जाता है, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स है, ये हमारी रिसोर्स पर्सन बनने का एक अवसर मिलता है। उसके साथ A1 एकेडमी के स्टेट विंग्स में भी उनका कंट्रीब्यूशन को माना जाता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ बिकमिंग मैनेजर। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे जहन में अभी एक बात आई थी कि हम जो है बात करते हैं कि जो प्रोफेशनल सक्सेस फार्मूला की बात करते हैं, जिसमें एथिक्स आते हैं, नॉलेज आती है, कंसिस्टेंसी आती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग आती है और लीडरशिप का जो ये रोल है, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा जो हम फैक्टर की बात करें तो इनमें से बहुत इम्पोर्टेंट हम किसे मानते हैं और क्यों। और ये सवाल जो है मैं रावत जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें मैंने कही, जिसमें नॉलेज की बात की मैंने, एथिक्स की बात की, कंसिस्टेंसी की बात की, रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात की, तो इन इन फैक्टर्स में से आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसे मानते हैं और क्यों? थैंक यू फैज जी। शायद शुरू में भी हमने इस बारे में बात की थी। फर्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ बिजनेस वी आर इन। तो नॉर्मली मेरा भी लगभग 8.5 साल का कॉर्पोरेट करियर रहा है, दैट टू विद वन ऑफ द बिगेस्ट एमएनसी। तो माइंडसेट हमारा लंबे समय तक पढ़ाई की, फिर नौकरी भी की, तो ये रहता है कि भाई
हमें पता है कि भाई कंपनी ने हमारे को बोलना है भाई 15 दिन का प्रोजेक्ट है, 15 दिन में पूरा करना है, तो हम पूरा दिमाग दिल सब कुछ लगा देते हैं। तो ये कहा जाता है कि दो इन्वायरमेंट है, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है और एक अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। तो क्योंकि हम लंबे समय तक, आई होप ज्यादातर के साथ ऐसे ही होता है, तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर काम करने के हमारी हैबिट होती है। एंड ऑल ऑफ अ सडन जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो क्योंकि ये नो वन इज बॉस हियर, तो पहला चीज सक्सेस के लिए मेरे को जो लगता है वो व्हाट वी नीड टू लर्न और डेवलप करें कि ये एम्प्लॉय कैटेगरी का बिजनेस नहीं है। हियर वी आर द बॉस, इसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोल सकते हो आप। उसका बेसिक प्रिंसिपल है कि आप खुद ही बॉस होते हो, आप खुद ही वर्कर हो, खुद ही आप बॉस भी हो। इतना माइंडसेट में शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। आपको कोई नहीं बताने वाला कि आज कल आपको क्या करना है, आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि गोल भी आपका ही है, एग्जीक्यूट भी आपको ही करना है। तो ये बड़ी गलती करते हैं। दूसरा, ये कहा भी जाता है और कई बार लोग जब ज्यादा तक लोग जो जॉब बैकग्राउंड से आते हैं, माइंडसेट भी वही हो जाता है, तो ये मानने लगते हैं कि भाई 30 दिन मेहनत करते हैं तो तनख्वाह मिल जाती है। तो ये भूल जाते हैं कि वो उस तनख्वाह को, मतलब एलिजिबिलिटी के लिए आपने कितने साल पढ़ाई की। तो ऑल ऑफ अ सडन वो जो माइंडसेट यहाँ पे होता है कि भाई 30 दिन काम करेंगे, उम्मीद करते हैं कि इतना पैसा आ जाना चाहिए, आ भी सकता है। पर सवाल उठता है कि थोड़ा कंपेयर तो करो कि वहाँ क्या पॉसिबिलिटीज थी, यहाँ क्या पॉसिबिलिटीज हैं। वहाँ पे आपने उस इनकम को एलिजिबल होने तक के लिए आपने कितने सालों मेहनत की है। तो थोड़ा माइंडसेट वो भी करना पड़ेगा कि वो जो माइंडसेट है वो ई क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं, एम्प्लॉय माइंडसेट है, यहाँ पे आपका बिजनेस माइंडसेट है। तो समय लग सकता है। और स्टोनिया वन का जो मेरा मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि 24 साल से तो मतलब वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेस मॉडल को हमने जब इम्प्लीमेंट किया, तो वहाँ भी ये कहते थे कि भाई थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो वो समय इसलिए नहीं लगने वाला क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो प्राइस था, जो हेल्थ के प्रोडक्ट का जो इम्पैक्ट होना है कस्टमर के ऊपर, जो रिटेल मार्जिन है, और सबसे बड़ी चीज 2 टीम का जनरेशन प्लान है, तो इसके ऊपर टाइम नहीं लगेगा। बट फिर भी भाई 2-3 महीने का पेशेंस तो होना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे को लगती है, जो लोग चेंज करने में होते हैं, और मैं तो कई बार लोगों को सुनता हूँ, अजीब सा लगता है कभी बार लोग आते हैं, आई होप जितने ऑडियंस हैं उनमें से ये इस माइंडसेट का कोई ना हो कि भाई एक टीम तो शायद अपने आप बिल्ड हो जाएगी और एक में कोई बंदा मिल जाएगा ईश्वर की कृपा से। और कई लोग तो ऐसे ढूंढते हैं कि भाई उनके अंदर काबिलियत नहीं, लेकिन वो शहर में ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जिसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसने बहुत बढ़िया बिजनेस। आज भी मेरी किससे बात हुई, मैंने कहा भाई मान लेते हैं कि आप उनकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आपको लगता है वो आपके पास आएंगे? भाई कोई भी दोस्ती यारी जो होती है वो बराबरी में होती है। पहले यस, आप अपने को ट्रू। उस काबिलियत बनानी चाहिए कि ऐसा हो जाए। दूसरा, लास्ट में बोलना चाहता हूँ, सक्सेस इज इम्पोर्टेंट, बट एक बेसिक भी चीज है कि अगर आप एक मंजिल भी अगर चढ़ना चाहते हो सीढ़ी के जरिए, तो मंजिल दिमाग में होनी चाहिए, लेकिन आपकी नजरें सीढ़ियों पे होनी चाहिए। कई बार ट्रू। सफलता को अचीव करने के प्रोसेस में, जैसे सोनम जी ने बताया, वी फॉरगेट बेसिक्स। तो एक मंजिल चढ़ने के लिए भी एक आम इंसान को पता होता है कि वो उसको आंखें और पाँव का कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। उसका एक सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, तीसरी सीढ़ी, अगर कहीं ये कोऑर्डिनेशन मिस हुआ तो वो चढ़ने की बजाय गिर भी सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में इतने ही इम्पोर्टेंट है, जो 4 बेसिक्स हैं, कार्डिनल्स हैं, कोर स्टेप्स हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के साथ, और हम इसको we follow this every single day, day after day, for the last more than 26 years. एक दिन भी मिस नहीं हुआ। What do you यस, fetch? थैंक यू सो मच सर। जैसे ही अभी रावत सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम अगर बात करें इन सब चीज़ों की, जैसे मैंने बात की अभी कि हम नॉलेज की बात की, मैंने कंसिस्टेंसी की बात की, इथिक्स की बात की, तो ये सारे पिलर हम मिला के ही सक्सेसफुल हो सकते हैं।
हम जब नॉलेज गेन करते हैं, इवन एकेडमी के साथ हम डिफरेंट तरीके की हमें एजुकेशन मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ही नॉलेज हमें कॉन्फिडेंस देती है। एथिक्स हमें जो है वो ट्रस्ट दिलाती है। कंसिस्टेंसी है जो है मोमेंटम क्रिएट करने में मदद करती है। और जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग नेटवर्क बनाने में मदद कर देती है। लीडरशिप की अगर बात करें तो हमें डुप्लीकेशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्रिएट करने करके देती है। तो ये जो सारे 5 पिलर जो है हमें अपने बिजनेस में कंसिस्टेंटली हमें अप्लाई करना चाहिए। और याद रखिएगा कि सक्सेस सिर्फ टेम्पररी नहीं बल्कि सस्टेनेबल भी बन जाती है। सो बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया। और हम अपने आगे वाले दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाना चाहेंगे। तो ये मैं दिनेश जी से पूछना चाहूंगा, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो इसमें ग्रूमिंग और प्रोफेशनल एंड की कितनी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि एक लीडर जो है उसकी पर्सनालिटी, उसकी ड्रेसिंग, कम्युनिकेशन, उसका बिहेवियर उसकी बिजनेस ग्रोथ और उसकी टीम की डेवलपमेंट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है, इम्पैक्ट करता है इसमें। सर, पर्सनल ग्रूमिंग और एटिकेट्स जिंदगी में हर प्रोफेशन का पार्ट है। कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जहाँ पे पर्सनल ग्रूमिंग ना चाहिए होती हो या फिर एटिकेट्स ना चाहिए होते हो। जब एक व्यक्ति आईएएस या उस रैंक के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है तो वहाँ पे भी वो अपने आप को ग्रूमिंग और एटिकेट की क्लास भी अलग से लगाता है। हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर में मुखर्जी नगर बहुत फेमस एरिया है इस चीज़ के लिए, जहाँ पे पर्टिकुलरली पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लोग ले रहे होते हैं अपने आप को उस लेवल पे एसएसबी एग्जामिनेशन और अपना इंटरव्यू के अंदर में क्लियर करने के लिए। सो पर्सनल ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू हैव योर इनसाइड, आपके अंदर क्या है वो कोई नहीं जानता। आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हो, कितना बेहतर तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर पाते हो, दैट इज द मेन डिफरेंशिएटर बेसिकली। अब मैं जब था ना तो मेरे एक टीचर हुआ करते थे, तो वैसे ही वाज पीएचडी, बट वो पढ़ाते थे साइंस, तो लगता था कि पता नहीं यार क्या ही पढ़ा रहे हैं। तो जब समहाउ उनका ट्रांसफर हुआ, फिर दूसरे टीचर आए, तो ही वाज नॉट पीएचडी, बट वो जो पढ़ाते थे वो समझ में आता था कि यार ये जो पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपने क्या किया हुआ है। आप ऑलरेडी जैसे बात कर ही रहे हैं इसी के ऊपर, कई बार जॉब पर्सन इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। कई बार तो ऐसे लोग भी ज्वाइन करते हैं जिन्होंने कभी प्रोफेशनल नॉलेज नहीं ली हो, तो उनके लिए और हमारे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वो पर्सनल ग्रूमिंग या एटिकेट्स की बातें करें, और हाउ टू टाई अ टाई, हाउ टू टक इन शर्ट, कैसे आपका ग्रूमिंग होना चाहिए, आपका लुक से लेके आपकी वॉइस से लेकर के आपका कम्युनिकेशन, आपके एटिकेट्स, हाउ यू बिहेव, हाउ यू रिस्पॉन्ड, ये सारी चीजें मतलब बहुत ही माइन्यूट लेवल पे मुझे लगता है सीखना चाहिए। सो सबसे ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, और यही कहते हैं ना, योर योर प्रोफेशनल सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पर्सनल सक्सेस बेसिकली। तो आपने जो पर्सनली खुद को ग्रूम करना है, जो आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो ही आपके बिजनेस को भी डेवलप करेगा। तो एटिकेट सीखना इस बिजनेस के रिलेटेड और डायरेक्ट सेलिंग के लिए जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसकी कोई प्रोफेशनल क्लास नहीं है, इसकी कोई प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका कोई कोर्स डिजाइन नहीं है। इंजीनियर तो बन के निकलता है, डॉक्टर भी कॉलेज से बन के ही निकलता है। हर एक प्रोफेशन के लिए स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो अब तक तो नहीं था, हमें लगता था कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर विद स्टोनी अवन, हमारे पास तो इंस्टीट्यूट है इवन एकेडमी के नाम से। तो वो आपको पर्सनल करने के लिए और आपको एटिकेट्स सिखाने के लिए, और जितने भी जो इम्पोर्टेंट हॉटलाइन नंबर जो सोनम मैम ने दिया है 493 का, जब भी आपको लगे कि आई एम स्टक इन समवेयर एनी सिचुएशन, सो डायल दैट नंबर 493, जहाँ पे 4 बेसिक्स हैं, 9 आपके कोर स्टेप्स हैं और 3 आपके कार्डिनल्स हैं। सो मुझे लगता है कि वही आपको पर्सनल ग्रूम कर देगा, उसमें सब कुछ छुपा हुआ है। तो वो एक सिलेबस है छोटा सा जिसको आप फॉलो करेंगे, सो यू विल बी ऑन दिस दैट ग्रेजुअल जर्नी। सक्सेस विल, यू विल अचीव दिस सक्सेस नॉट ओवरनाइट बट ओवर टाइम। So just be in the process and just be in the journey. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। मुझे एक सोनम मैम की बात आई और रावत सर ने भी इस बारे में बात किया कि जो 90 दिन का हम गोल सेट करते हैं कि किस तरह से हम राइज करना चाहेंगे। हमारे अगर एस21 की बात करें तो हमारी जो फर्स्ट हम रैंक की बात करें तो एग्जीक्यूटिव होता है और उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पे होंगे और उनका भी ये होगा कि हम किस तरह से जो 90 डेज का हमें कहा जाता है कि हम किस तरह से मैनेजर को अचीव कर सकते हैं।
सो सोनम मैम, एज पर यू कि ऐसी क्या एक्शन प्लान होना चाहिए कि जिससे वो मैनेजर जा सकते हैं, और ऐसा क्या वो करने चाहिए, क्योंकि हम क्या बात कर सकते, डेली वीकली एक्टिविटीज होनी चाहिए जिन पे उनको फोकस करना चाहिए, ताकि वो भी आने वाले 90 दिन में फ्रॉम सीनियर एग्जीक्यूटिव से मैनेजर लेवल तक जा सकते बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। मुझे लगता है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव को तो मैनेजर जाना ही चाहिए। अब उनका नेक्स्ट रैंक ही वही है। और दूसरा, बीइंग अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, उन्हें हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, उन्हें 4 बेसिक्स पता है, उन्हें कार्डिनल्स पता है, उन्हें कोर स्टेप्स पता है। यानी कुल मिलाकर उनका फाउंडेशन कंप्लीट। जो पहला ग्रोथ, हम 3 स्टेप अगर बोले, जो हमारे रावत सर भी बता रहे थे, तो उनका पहला लर्निंग वाला जो फाउंडेशन वाला जो पार्ट है वो क्लियर है। अब उनका एक्शन पार्ट आता है, और अगर वो इस एक्शन पार्ट में आ गए तो डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे और मैनेजर रैंक को अचीव करेंगे। अब एक्शन पार्ट में उन्हें क्या ध्यान देना चाहिए? बीइंग अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, आपके पास एक ऑलरेडी एलओएस है, आपके पास आपकी टीम है, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप भी, और आपके पास नीचे भी एक टीम। उस टीम में से आप 2 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्टिव आईबीएस, ग्रुप ए में एंड ग्रुप बी में आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो एक्टिव नहीं हो पा रहे, तो आप प्रेशराइज तो कर नहीं सकते ना किसी को, आप नए रिक्रूट कर दीजिए। आपको 4 ऐसे एक्टिव आईबीएस चाहिए जो 4 बेसिक्स, 4 स्टेप एंड कार्डिनल्स को करने के लिए रेडी हो। इन 4 लोगों को, और अगर नहीं है रेडी तो आप पहले महीने रेडी कर लो, क्योंकि 90 दिन का टाइम हम ले रहे हैं कि हम 90 दिन में यार मैनेजर जाना ही जाना। इन 4 आईबीएस के साथ में अगर हम मिलकर 2 आईबीएस रिक्रूट करें और उनके 2, आपके 4 टोटल करेंगे, तो ये 12 आईबीएस हो जाएंगे आपके पास। 12 आईबीएस के साथ में अगर हम 30,000 यानी मेगा स्टार्टअप अचीवमेंट, और ये मेरा पर्सनली एक लगाया हुआ दिमाग है कि अगर कोई व्यक्ति एक्टिव है, तो हमने ये देखा है वो 30,000 वॉल्यूम कर देता है। एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, एक एक्टिव आईबीए 30,000 करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, और यहाँ पे तकरीबन 8-9 हजार की आमदनी भी आ जाती है। और शुरुआत में ये एक अच्छी आमदनी है, क्योंकि 8-10 हजार रुपए की अगर एक्स्ट्रा अर्निंग करनी पड़े, तो हमें अगर प्रॉपर्टी की तरफ जाना पड़े, तो भाई साहब कम से कम 8-10 हजार के लिए हमें 30 से 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। 8-10 लाख भी छोटा अमाउंट नहीं होता। और अगर हम हमारे 12 आईबीएस के साथ एक काउंसलिंग करके बैठे कि यार इस महीने हम आपकी 8 से 10 हजार रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग कराना चाहते हैं, और मेरे पास फुल प्रूफ एक रोड मैप है, हम इस रोड मैप पे काम करेंगे, 30,000 वॉल्यूम, इस तरीके से मेगा स्टार्टअप आप अचीवर बनते हैं, और आपका 8-10 हजार रुपए का एक हैंडसम अमाउंट आपके घर में आएगा। सर 12 लोगों का 30,000 कराते हैं अगर, तो ये 4,80,000 वॉल्यूम होता है, और हमें चाहिए सिर्फ 1.5 लाख वॉल्यूम। मीन्स आपके 4 और 4 के एक्टिव 2-2 लोग कर भी हम फोकस कर गए, तो मैनेजर निकालना कोई बड़ी चीज है ही नहीं, विदाउट बल्क सेल, जेन्युइनली मैनेजर। और एक ऐसा मैनेजर जिसमें हम आइडेंटिफाई करके फिर कुछ लीडर के साथ काम करेंगे ना, तो मे बी हम अगले 90 डेज, यानी मैनेजर निकालने के अगले 90 डेज में सीनियर मैनेजर भी चले गए। और जिन्होंने इस फॉर्मूले से किया है, उन्होंने हमेशा अपने लेवल को अपडेट किया है, अपग्रेड किया है। और आप भी इसी चीज को अप्लाई करके एक बार देखिए, चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हमें पूरी दुनिया नहीं चाहिए, हमें कुछ चुनिंदा एक्टिव परफॉर्मर्स चाहिए जो आपको सिलेक्ट करने से मिल जाते हैं। अब मान लेते हैं हमने अपने 4, उनके 2, लगभग 12 लोगों का एक्टिव ग्रुप बोथ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास है। कंपनी लेवल पर A1 एकेडमी बहुत शानदार मीटिंग कर रही है। मैं दिनेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें कमाल का इंस्टीट्यूट मिल गया जो हमारा ABCD, आ से अनार, 1 2 3 सब कुछ क्लियर कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। लेकिन हमारे पर्सनल लेवल पर जो हमारे 12 लोग हैं, उनकी एक पर्सनल जूम कॉल अगर नियर बाय है तो पर्सनल वीकली मीटिंग, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नियर बाय नहीं है, कुछ लोग डिस्टेंस पर है, तो हम जूम कॉल पर भी वीकली बेसिस पर एक अलाइनमेंट बना सकते हैं। और इन 90 दिन में
जैसे ये 90 दिन क्रॉस होगा, इस बीच में हमारी जूम मीटिंग हो रही है, हमारी होम मीटिंग हो रही है, हमारी ग्रुप मीटिंग्स हो रही है 1-to-1 के अलावा। एंड इम्पोर्टेंट पार्ट, आपका मैनेजर या छोटे छोटे लेवल भी अचीव हुए टीम में, हो सकता है कि एकदम मैनेजर ना हो, पहले किसी का मेगा स्टार्टअप हो जाए 2 लोगों का, 3 लोगों का, एक 50-60 लोगों का ना हम स्टार्टअप, NFL, राइट, हमारे यहाँ पे कई इवेंट्स है, छोटे छोटे इवेंट्स के नाम है, आप उन इवेंट्स को अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कीजिए किसी सीनियर को बुलाकर और एक छोटा सा रिकॉग्निशन इवेंट कर दीजिए। ये छोटी 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 एक्टिविटी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितने लोग जो जस्ट एक कस्टमर की तरह बन के आए थे आपके साथ, एक लीडर बन गए। जस्ट एक आए थे कि चल यार करके देखते हैं, बस ऐसे सोचा था उन्होंने, बट आपके इन्वायरमेंट के कारण, और वो इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना होगा, आपके इन्वायरमेंट के कारण वो निर्णय ले ली बिजनेस को करूंगा। जैसे दिनेश जी ने बोला करूंगा तो ऐसा करूंगा कि जब इंडस्ट्री में अच्छे लीडरों का नाम आएगा तो मेरा नाम आएगा। वो अपने आप निर्णय लेंगे, उन्हें विजन अपने आप दिखेगा, लेकिन इन्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। दिनेश जी ने बिना इन्वायरमेंट के वो निर्णय नहीं लिया होगा, मैंने बिना इन्वायरमेंट के निर्णय नहीं लिया, रावत सर को भी एक इन्वायरमेंट शायद कहीं ना कहीं मिला होगा। तो एज अ लीडर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने एरिया में 50 लोगों की, 60 लोगों की, 70 लोगों की, 100 लोगों की मीटिंग अरेंज कराएंगे और आप देखिए आपका कैसे काम शुरू हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सुनो मैम। और मैं देख रहा था कि हम डिस्कशन इतनी बहुत ही अच्छी फ्रूटफुल हुई कि वक्त का पता भी नहीं चला कि किस तरह से समय बीत गया। तो एक आखिरी क्वेश्चन मैं रावत जी से पूछना, क्योंकि कल की बहुत मीटिंग हुई थी जब उन्होंने कपल एंटरप्रेन्योर्स की बात की कि किस तरह से एक हस्बैंड वाइफ एक साथ मिलके इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। और आई एम श्योर कि अगर बात आती है मैनेजर में, तो जब ऐसे कपल हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, नए आते हैं, और हमें पता है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ काम करते हैं, तो किस तरह से एक इस रैंक को एज ए मैनेजर की हम बात कर रहे हैं कि हाउ कैन ए कपल अचीव मैनेजर रैंक फास्टर। सो एज पर यूर हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप और मैम बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में एज ए कपल की तरफ काम कर रहे हैं और एक दूसरे को का हाथ बटा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमने कल डिस्कस की। बट ये एक क्वेश्चन था जो मैं समझता हूँ कि हमारे जो लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं एज ए कपल एंटरप्रेन्योर्स, तो वो किस तरह से इसको अचीव कर सकते हैं फास्टर। देखिए, ये पहले भी हमने कई बार बात की है कि वट एवर एनीबडी वांट्स टू अचीव, जो कोर बेसिक्स में वो है कि भाई पहले आप वाइफ को तो अगर हस्बैंड को समझ में आ गया पहली बार, तो पहला उसका काम है कि उसको वाइफ को समझाना चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि अगर आपने घर जीत लिया तो दुनिया जीत सकते हो। इसका मतलब है कि कल भी मैंने बात की थी कि लीडरशिप का पहला टेस्ट है आपके घर से शुरू होता है। आपको कोई चीज समझ में आ गई एंड यू आर फुली कन्विंस्ड अबाउट योर फ्यूचर, एंड सपोज अगर हस्बैंड है तो बेसिकली ये माना जाता है आज भी कि भाई ठीक है, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो अगर आप अपने परिवार, अपने वाइफ के बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि यू फर्स्ट कन्विंस योर एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग योर किड्स। और अगर आपने ये कर लिया तो बाहर की लीडरशिप तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैंने कल भी बोला था, मल्टीनेशनल में तो ये कल्चर था, बट देयर आर एन रीजंस कि डायरेक्ट सेलिंग में इंडियन कंपनीज ये नहीं कर पाई, कर भी नहीं पाएंगी। इसके बारे में डिटेल में नहीं बात करते, बट क्योंकि स्टोनिया का जो मैंने देखा है, चाहे प्रोडक्ट को हो, चाहे एथिक्स का हो, चाहे इवन एकेडमी का सिस्टम हो, चाहे टॉक हो, ये मेरे अपने अनुभव कहता है इट्स एट पार विद दैट मल्टीनेशनल कल्चर, मल्टीनेशनल कंपनीज का जो कल्चर है। और यहाँ पे जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ये भी अच्छा होना चाहिए कि लेट्स टुगेदर बिल्ड इट विद एंटायर फैमिली। एंटायर फैमिली का मतलब उसमें हस्बैंड वाइफ, मैं 2+2 बोलता हूँ अगर जिनके बच्चे बड़े हो गए, और जिनके बच्चे छोटे भी हैं, तो मेरा मानना है कि अगर बच्चे बहुत पहले के मुकाबले पहले भी समझदार होते थे। पहले कैसे समझदार होते थे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बच्चे ने पिताजी से कोई जिद की और पिताजी ने आंख दिखा दी तो बच्चा समझ जाता था, इस बारे में बात नहीं कर। तो अंडरस्टैंडिंग पहले भी थी, आज भी है। अगर बच्चों को लगता है, जैसे मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, और बेटी बड़ी है,
तो आज से नहीं, बचपन से ही, जब जो छोटे भी थे तब उनको पता था कि हम व्हाट आवर पेरेंट्स आर डूइंग। तो उन्होंने और जैसे बच्चों होते हैं कि गर्मियों की छुट्टी हो गई, पापा घूमने जाना है, उनको पता था वो घूमेंगे। बाद में वी प्रूव्ड इट कि हम चारों ने बहुत दुनिया में ट्रेवल किया है, बट बहुत कम उम्र में, जबकि उनकी समझ नहीं थी कि बच्चे समझ जाते हैं इफ द इंटेंशन इज राइट एंड इंटेंशन इज ऑनेस्ट। तो हस्बैंड एंड वाइफ को पहले जो उसको होम टीम बोलते हैं हम, तो आप कितनी बड़ी टीम बनाओगे, उसका जो पहला सीड है वो घर के अंदर